नमस्कार। तो उसी सीरीज़ में ओवेरियन फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको कि लो एएमएच बोलते हैं या लो फर्टिलिटी बोलते हैं, और नाउ बिकॉज द नंबर ऑफ पेशेंट्स विद लो एएमएच हैव इंक्रीज्ड, तो इसलिए मैं आपको लो एएमएच का ट्रीटमेंट के बारे में आज बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कारण लो एएमएच क्यों हो सकता है। लो एएमएच के कारणों में सिमिलर रीजंस होते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, जैसे कि ओवरी में किसी गांठ का होना, ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस का होना, ओवरी किसी कारण से ऑपरेट हो जाना, कभी इन्फेक्शन हो गया, कभी टॉर्शन हो गया, या फिर कभी कोई गांठ हो गई ओवरी के अंदर, तो उसकी वजह से ओवरीज में बीज बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उनको फिर जब हम एएमएच करवाते हैं तो उनका फर्टिलिटी लो आता है। सेकेंड इज़ कंजेनाइटल, जेनेटिकली ही कुछ लोगों का एएमएच कम होता है, तो वो जनरली हमारे पास ऐसे आते हैं कि बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, सब नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि सब टेस्ट नॉर्मल है पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो उनमें जब हम टेस्ट कराते हैं या सोनोग्राफी करते हैं तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को लो फर्टिलिटी का इश्यू है। अब लो एएमएच सुनने के बाद पेशेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। लो एएमएच का क्या ट्रीटमेंट होता है। लो एएमएच का ट्रीटमेंट थोड़ा सा हमें फास्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को भी लो एएमएच की प्रॉब्लम है उनका धीरे धीरे जो उनकी फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होती चली जाती है। उसमें स्लो ट्रीटमेंट का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम बहुत ही स्लो चलते हैं ट्रीटमेंट में तो कई बार उनकी खुद की बीज बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और उनको फिर खुद के बच्चे की बजाय किसी और के बीज के बच्चा करना पड़ता है। तो इसीलिए लो एएमएच वाले पेशेंट्स को हमारी जनरली एक सलाह रहती है कि आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें बहुत टाइम मत वेस्ट करिए और जल्दी ट्रीटमेंट करा लीजिए। लो एएमएच तो वैसे एज रिलेटेड तो होता ही है। अगर हम 36 ईयर्स के बाद की लेडी का अगर एएमएच करवाएंगे तो वो जनरली कम ही आता है, तो वो तो एज रिलेटेड है, उसमें तो जो भी लेडी है वो कुछ कर नहीं सकती, वो तो उम्र संबंधित उसकी फर्टिलिटी का लो होना है, विच इज़ नेचुरल। भगवान ने ही ऐसा बनाया है कि उम्र के साथ स्त्री की जो फर्टिलिटी है, बीज बनाने की कैपेसिटी है, वो कम होती जाती है। तो अगर आपका लो एएमएच है तो ऐसा नहीं है कि नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं होती, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट पे बात आती है, अब जैसे मेरे पास पेशेंट आया 4 साल हो गए उसको, इनफर्टिलिटी को 5 साल हो गए, एएमएच लो है, दुनिया भर का ट्रीटमेंट करा दिया, अब कंसीव नहीं हो रहा, तो आईवीएफ कराने पे वो कंसीव हो जाते हैं। मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन, मतलब मेरे ही बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि लो एएमएच के लिए मैंने पहले उनको थोड़ा सा उनका एग पोटेंशियल बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी 1-2 महीने में, तो वो नेचुरली कंसीव होके आ गए। तो वो लोग फिर मुझसे आके क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपने तो आईवीएफ कहा था, अब ये नेचुरली कैसे कंसीव हो गया। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मेक यू क्लियर कि आईवीएफ का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप नेचुरली कंसीव नहीं हो सकते। आईवीएफ समटाइम्स हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो दूसरे आपके प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके केस में सक्सेस उनकी रेट बहुत ही कम है, लेस देन 20% है, तो इसीलिए उन ट्रीटमेंट्स का कोई रोल नहीं है। एंड दूसरा, अगर हम वो वाले ट्रीटमेंट्स आपको अगर देते हैं तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह लो एएमएच वाले पेशेंट्स में जनरली हम आईवीएफ इसीलिए बताते हैं उनको क्योंकि जितने भी एग्स अभी मिल रहे हैं 5, 6, 7, 8, तो वो अगर हम यूज़ कर लेंगे और अगर आपकी एज कम है, लेस देन 30 है, तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस आर एज गुड एज 50-60%। तो 50-60% अगर किसी चीज़ में आपको चांस मिल रहा है और अगर हम सिंपल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें आपका लेस देन 50% चांस है, तो डेफिनेटली हमारा भी ये होता है कि पेशेंट्स को जल्दी कंसीव हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रीटमेंट में आपको रिजल्ट्स लेस देन 20% मिल रहे हैं, हम उसी को ही करते जा रहे हैं, महीना हो गया, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, और पेशेंट कंसीव ही नहीं हो रहा, और साथ साथ में 2 साल में जो उसका एएमएच था वो और कम होता चला गया। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर अस कि भाई हम पेशेंट का टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। तो कई बार इस तरह के पेशेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि उनको नेचुरली कंसीव हो ही जाएगा, हो सकता है, चांसेस कम है, बट व्हेन इट इज़ अबाउट ट्रीटमेंट फॉर प्रेगनेंसी, भाई प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट का पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ तो यही होता है कि आपको बेबी लेके जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं और दवाइयाँ लेके हॉस्पिटल से जा रहे हैं, चाहे बच्चा लगे चाहे नहीं लगे। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि भाई आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो जस्टिफाइड ट्रीटमेंट कराइए। ऐसे ही कई बार थोड़े दिन पहले की बात है, एक लो स्पर्म काउंट वाला पेशेंट आया था मेरे पास 2 साल पहले। उसके हस्बैंड के स्पर्म काउंट 1 मिलियन ही थे और वो सारा ट्रीटमेंट बहुत सारा करवा के आए थे। तो मैंने उनको आईवीएफ एक्सप्लेन किया कि भाई पुराना ट्रीटमेंट करने से तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तो अगर आपको ट्रीटमेंट ही कराना है तो फिर आप आईवीएफ पे जाइए।
फिर वो मुझे साल भर बाद मिला कि मैम आपने तो आईवीएफ कहा था, हमें तो नेचुरली प्रेगनेंसी हो गई, आपने तो गलत ट्रीटमेंट बताया था। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि ऐसे तो नेचर कभी भी कुछ भी कर सकती है, हमारे हाथ में सब चीज़ें नहीं होती। कुछ तो डायरेक्ट इंडिकेशंस आईवीएफ के होते हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हस्बैंड का स्पर्म काउंट निल है, तो वो तो डायरेक्ट ही रीजंस हो गए कि भाई आईवीएफ करवाना उनमें कंपलसरी है, नेचुरली हो ही नहीं सकता। बट समटाइम्स हम आईवीएफ पेशेंट्स को सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि दूसरे ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स पुअर हैं, तो उसमें फिर आप ऐसा ट्रीटमेंट कराइए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, जिससे आपको बेबी मिले। मेरे ही कितने पेशेंट हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी तो आईवीएफ से हुई है और सेकंड प्रेगनेंसी फिर वो 2-3 साल बाद नेचुरली कंसीव होकर मेरे पास आए हैं। सो ओवरऑल व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ हैविंग अ बेबी एंड हैविंग हैप्पीनेस इन योर फैमिली रादर देन अ ब्लेम गेम कि डॉक्टर ने ऐसा बोला, डॉक्टर ने वैसा बोला और हमारा इस तरह का इलाज कर दिया। तो हमारा पर्पस सिर्फ यही होता है आपको कि आपको जो भी ट्रीटमेंट मिले वो जस्टिफाइड हो, आपके लिए सेफ़ हो और आपको उसमें रिजल्ट भी मिले। थैंक यू।